मैं हूं आप सबका चौकीदार और आप सब सुन रहे हो चौकीदार नामा। चौकीदार नामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है जहां पर समाज की उन हस्तियों से विचार साझा किया जाता है जिनकी सांसों में और आंखों में चौकीदार को दिखता है सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। तो आइए ऐसी ही एक हस्ती से आप सबको आज रूबरू करवाता हूं जिनकी आंखों में और सांसों में हम सबको दिखेगा सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। आप हैं श्रीमान मुकेश देशबंधु। आप कहेंगे आपके आगे गडरिया नहीं लगा है, पाल नहीं लगा है, धनगर नहीं लगा है या अन्य कोई टाइटल ऐसी नहीं जुड़ी है जिससे इनके गडरिया होने का एहसास हो। तो आप सबको बता दूं कि ये गडरिया होने का एहसास नहीं पालते बल्कि इनकी सांसों में गडरिया बसता है, लेकिन ये आम जनमानस का प्रतीक देशबंधु टाइटल के साथ जीना चाहते हैं क्योंकि देश के बंधु बनने की इनमें बड़ी तमन्ना है। तो बंधु जी, आपका चौकीदार नामा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौकीदार जी, आपने अपने इस बड़े मंच पे मुझ जैसी छोटी सी नाचीज को मौका दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी आवाज धीमी है और ये चौकीदार नामा है। जी, आप चौकीदार नामा में आपने मुझे जगह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन आपकी आवाज धीमी है और ये चौकीदार नामा है, यहाँ जोर से बोलना पड़ता है। जी सर, जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बातचीत प्रारंभ करने से पहले हम आपके जीवन में झांकना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, देखिए, मैं जिसको आपको पता है कि पूरे विश्व में जो हमारा शहर है वो खुशबुओं के शहर के नाम से मशहूर है। इत्र का शहर। जी, इत्र का शहर। हमारा शहर खुशबुओं के शहर और इत्र के शहर के नाम से मशहूर है। और वही इत्र की खुशबू और वही प्यार और वही स्नेह हम समाज में लोगों के बीच लाना चाहते हैं, जिससे कि समाज के सभी वर्गों में एक खुशी का माहौल उत्पन्न हो सके। तो आप कन्नौज से हैं मतलब? जी, कन्नौज से, प्रॉपर कन्नौज से शहर से हूँ। अच्छा, कन्नौज शहर के किस भाग में रहते हैं, कौन सा भूभाग का कुछ पता? जी, कन्नौज में एक मोहल्ला है मीरवैश टोला, जो कि निकट एक ऐतिहासिक फूलमती मंदिर देवी के पास पड़ता है। वहीं से चंद कदमों की दूरी पर ही है, बिल्कुल शहर में हमारा निवास है। जिला मुख्यालय जो ऐसे मान लीजिए कि मार्केट ही है, वो हमारे शहर की पूरी मार्केट है। तो आपका जन्म स्थान भी यही कन्नौज शहर है या ग्रामीणांचल में कहीं और भी आपका? नहीं, ये हमारा जन्म स्थान भी कन्नौज शहर ही है। अच्छा, यहीं पले बढ़े और यहीं आपकी परवरिश हुई? जी, हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं कन्नौज में हुई और कन्नौज में जो स्कूलिंग हमारी है वो कन्नौज के SBS इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद की जो हमारी शिक्षा है वो कानपुर के DAV कॉलेज में हुई, जहाँ पर हमने ग्रेजुएशन के साथ साथ विधि में स्नातक भी किया और उसके बाद समाज के कई मूवमेंट में रहा, कार्य किया। और उसके बाद आज जो है वर्तमान में आगरा में हम अपना एक HP कमर्शियल गैस एजेंसी चला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। व्यापार में अभी हम संघर्षशील हैं, कोशिश करेंगे कि व्यापार में और आगे बढ़ें, जिससे हमारे समाज के जो लोग हैं उनको हम एक रोजगार दे पाएं, उनके घर में एक चूल्हा जला सके। ये हमारी एक महत्वाकांक्षा है। आपके माता पिता का अगर नाम नहीं लिया जाए तो परिचय अधूरा रहेगा। जी, हमारे पिताजी का नाम जो है श्री सुरेश चंद्र पाल है, हमारी माता जी का नाम श्रीमती विमला देवी है। परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। बड़ी बहन की शादी फरुखाबाद में हुआ है और हमसे एक बड़े भाई हैं जो कि अभी तहसील में कार्यरत हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है कि नेक्स्ट 3-4 महीनों में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जाएं। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई है। पिताजी हमारे किसान
किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे बाबा जी जो है शहर के ही जेपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एज अ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर तैनात थे। उसके बाद रिटायर होकर के सन 2000 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो भी हमारी तरह चौकीदार थे? जी हाँ, आपकी ही तरह चौकीदार। तो दादाजी का नाम बताएं। स्वर्गीय विजय पाल। अच्छा, और दो भाई आपके क्या करते हैं बड़े? नहीं नहीं, एक ही भाई है हमारे, एक ही भाई अच्छा, है। दो भाई हैं और बहनें? एक भाई है, दो बहनें हैं। दो बहनें हैं। तो दोनों भाई आप लोग कन्नौज से लेकर के अभी आपने कौन सा शहर बताया जहां आपने गैस एजेंसी प्रारंभ किया है? जी आगरा, आगरा में सर। आगरा। तो आपका कन्नौज में जन्म लेना, यहाँ शहर में परवरिश होना, इंटर कॉलेज तक यहाँ पढ़ना और फिर इसके बाद डिग्री के लिए आप कानपुर बता रहे हैं वहाँ चले जाना, ये सब कैसे हो रहा था? क्योंकि कन्नौज में भी तो डिग्री कॉलेज रहे होंगे। नहीं सर, कन्नौज में डिग्री कॉलेज रहे, लेकिन कन्नौज में उस समय नहीं हो पाया क्योंकि हम जिस स्ट्रीम से पढ़ना चाह रहे थे, एक्चुअल में हम साइंस के स्टूडेंट रहे 12th तक। अच्छा। उसके बाद फिर हम जो पढ़ना चाह रहे थे तो हमें कानपुर ही जाना था क्योंकि हमारे यहाँ जो है क्या नाम इसके कॉलेजेस नहीं थे साइंस के, तो हमें कानपुर ही जाना था। लेकिन अंततः जो है हमें जो है साइंस स्ट्रीम छोड़नी पड़ी और फिर मुझे आर्ट्स से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा। आपकी जन्मतिथि के बारे में चौकीदार ने नहीं पूछा? कभी गुलदस्ता भेजना हो तो किस दिन भेजें आपको? 6 अगस्त 1990 जो है हमारी जन्मतिथि है जी। तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपके जीवन में, जैसा कि गडरिया समाज के हर बेटे के जीवन में संघर्ष है, और आपके जीवन में यह संघर्ष किस रूप में रहा और कैसे आपने इसे झेला और यहाँ से निकल सके? देखिए सर, जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हम जिस जाति में जन्म लेते हैं तो एक दिलचस्पी होती है। और क्योंकि हमारे बाबा जी भले ही बिना पढ़े लिखे थे लेकिन वो एक वैद्य भी थे। किसी जैसे हमारे घर में सुबह से ही 6 बजे से गांव के दूर दराज लोगों क्योंकि वो हड्डी ऐसे जोड़ते थे जैसे आपका डॉक्टर्स भी नहीं जोड़ सकता है। तो सुबह से ही लोगों का आना जाना था, लोगों की मदद करना एक उनका पैशन था। तो उस तरह से वो एक जेनेटिक था हमारे अंदर। तो वो जो भी सामाजिक चीजें थी वो सब मुझे अपने बाबा के विरासत के रूप में मुझे मिली। उनके अंदर जो जेनेटिक चीजें थी वो मेरे अंदर ही बैठी हैं। जब हम हाई स्कूल एक्चुअल में शुरू से मैं अच्छा था पढ़ने में, तो अपने 5th तक जब मैं पढ़ा तब भी मैं अपने स्कूल में अच्छा था। जरा जोर से बोलिए। मैं जब 5th में था, 5वीं तक भी था, तब भी मैं जो अपने स्कूल में अच्छा था। और जब मैं हाई स्कूल में आया उसके बाद जो है कि मैंने देखा कि पेपर्स पढ़ते थे, न्यूज पढ़ते थे, देखते थे उस पीरियड, तो पता चलता था कि जैसे कई लोग आते थे, त्रिपाठी जी, चौबे जी, दुबे जी, ठाकुर साहब। उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से हम फेसबुक पे नहीं आए थे। तब मुझे ये लगता था कि सिर्फ पाल ही लिखने वाला व्यक्ति गडरिया है, उसके अलावा धनगर है, बघेल है, कुरवा है, कुरमा, अगर जितने भी हैं उनको मैं नहीं जानता था। तो हमें समाज में लगता था कि हमारे समाज का भी कोई लीडर होना चाहिए, फलाने सिंह मंत्री हैं, फलाने सिंह विधायक हैं। जब ये 10वीं कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे तब मुझे ये सब चीजें आई। तब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। उसी पीरियड कि मैं अपने होता है कि कस्बे में या शहर में हम अपने कुछ लोगों को लेकर के हम सामाजिक कार्य करने लगे, जैसे नाली सफाई नहीं हो रही वगैरह वगैरह। ऐसे हमने कई भारतीय युवा संघ के नाम के संगठन के साथ जो है शुरुआत की और ऐसे कई मूवमेंट हमने चलाए। तो वहां से एक चीज लगती थी, फिर मैं ये जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर पाल समाज में कौन होता है, कौन कौन लोग। क्योंकि तब क्योंकि उस समय बचपना था, उम्र नहीं थी, तो इतना सब कुछ नहीं जानते थे। आप सिटी वाले गडरिया हैं, शहर वाले गडरिया हैं, खेती बाड़ी से आपका कुछ संबंध रहा? नहीं सर, खेती बाड़ी है हमारा, लेकिन हमारा खुद का खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं रहा। जी जी, जैसे जो गांव में खेती होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस खेती को लगान पे दे देते हैं, तो हम लोगों ने कभी खेती नहीं किया। तो लगान पे दिए हैं खेती? जी हाँ, आज भी वो लगान पे ही है सब। अच्छा, कन्नौज शहर से कितनी दूर है?
नहीं सर, शहर में कन्नौज गांव, जो प्रॉपर मेरा पैतृक गांव है वो फर्रुखाबाद है, तो सारी जमीन खेती वहीं पे है सर। फर्रुखाबाद में? तो जी सर। फर्रुखाबाद में आपका परिवार का कुछ हिस्सा रहता है या नहीं? अब वहाँ पे कोई नहीं रहता है हमारे परिवार के, क्योंकि सारे लोग इधर उधर निकल गए हैं, तो सारे लोग वहाँ को छोड़ के, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई कानपुर में है, इस तरह से अलग अलग शहरों में लोग रह रहे हैं। तो तालाबंदी है गांव में? हाँ, तालाबंदी क्या, पुराना गाँव जो बना है मकान वो तालाबंदी है। और जैसे गांव में अन्य जो किसान लोग हैं और जो ठाकुर लोग वगैरह हैं, तो उन लोगों को खेत दे दिया जाता है लगान पे। अमूमन इस तरह का ही अब ये दौर चल पड़ा है। लोग शहरों की तरह पलायन कर रहे हैं और गांव की जमीन जो है वो बटाई पर दे देते हैं और साल भर में जाकर के या तो पैसा या तो अनाज लेकर के चले आते हैं। जी 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 जी। किसान का एक जमींदार जो है और जिसके पास जमीन का टुकड़ा है वो खेती नहीं करना चाहता, और जी सर। जो खेती करना चाहता है उसके पास जमीन नहीं है। ये गजब का एक चला आ रहा है परिपाटी के रूप में, विरासत के रूप में हमारे देश में। जी जी सर, देश में चला आ रहा है, लेकिन अब क्या है ना कि हम लोग जब शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए, अब हम लोग व्यापार की तरफ ध्यान देते हैं या हम लोग नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं, तो हम लोगों का कृषि की तरफ से मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग बड़े शहरों में आ जाते हैं, लाइफ स्टाइल में जीते हैं। तो आप डिग्री करने के बाद, आपको रोकना चाहेंगे, डिग्री करने के बाद आप कानपुर से जब निकले उसके बाद रोजगार के रूप में क्या चुना आपने? रोजगार के रूप में सर, मैं फिर जो रोजगार के रूप में हमारे एक मित्र थे दिल्ली में, तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया, तो मैंने पहली जॉब जो है वोडाफोन के कस्टमर केयर में बतौर बीपीओ में बतौर कॉल सेंटर ज्वाइन किया। जी, कितने साल काम किए? उसके बाद उसमें मैंने सर 1.5 साल वोडाफोन के उसमें काम किया। उसके बाद फिर एक इंडस कंपनी थी, फिर उस कंपनी में भी मैंने लगभग 2 साल काम किया। ये टावर लगाने वाली कंपनी थी इंडस? हाँ, टावर लगाने वाली थी, उसमें मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने मैक्स बूपा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है, फिर उसमें मैंने काम किया जी। लगभग उसमें भी 2 साल काम किया। उसमें मैंने अच्छा काम किया और बतौर टीम लीडर के रूप में मैं, जब मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ा था तब बतौर टीम लीडर के रूप में मैंने जॉब छोड़ा था। उसी पीरियड में जो अपने पीक उस पे धनगर मूवमेंट था, तब मैं उस पीक अपनी जॉब छोड़ के धनगर मूवमेंट से ज्वाइन हुआ जी। फिर उसके बाद धनगर मूवमेंट हुआ, जेपी जी के साथ रहे, अन्य लोगों के साथ रहे। मुझे लगा कि ये लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग साथ रहे, जहाँ तक हमने देखा, क्योंकि हर युवा का एक सपना होता है, हर युवा अपना सपना लेकर के जाता है और उम्मीद करता है कि हाँ ये अच्छा करेगा, लेकिन वहीं पे हमारे उन सभी युवाओं के सपने टूटते हैं। उन सभी युवाओं के कहने का मतलब आप बेरोजगार हो गए। तो कितने साल तक बेरोजगार रहे आप? 2015 में धनगर मूवमेंट चला, 2016 तक मैंने कोई काम नहीं किया। फिर इधर क्या नाम, ये एजेंसी आ गया था, गैस एजेंसी 2016 में, तो फिर गैस एजेंसी में हम लोगों ने अप्लाई किया, तो 2017 में उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते करते 2017 हो गया, तो 17 सितंबर 2017 को गैस एजेंसी की ओपनिंग। ये पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल? नहीं, पार्टनरशिप है। अच्छा, किसके साथ है ये? है, समाज के ही लोग हैं अपने। अच्छा, तो क्या मल्टीपर्पज कई लोग हैं क्या? 2 लोग हैं, एक समाज से लोग हैं, एक यादव जी है। अच्छा, मतलब टोटल मिला के 3 लोग हैं। जी जी जी। आप तीन लोगों की फर्म का नाम क्या है, क्या बताया आपने? श्री कृष्णा एसोसिएट। श्री कृष्णा एसोसिएट्स। ये गैस एजेंसी चला रही है किस शहर में? ये आगरा में। आज की डेट में कितने कस्टमर्स हैं आपके पास? अभी हमारे पास एक्चुअल हमारा कमर्शियल वर्क है, तो आधिकारिक रूप से हमारे पास कस्टमर कम होता है, लेकिन होता है ना कि व्यापार में, वो व्यापार की भाषा है, आप समझ रहे होंगे, तो उसमें लगभग 150 से 200 कनेक्शन हमारे पास है, लेकिन हमारी सप्लाई ज्यादा है। हमारी सप्लाई अभी लॉकडाउन से पहले जो है 300 250 300 के नियर अबाउट पर डे की सप्लाई था।
तो ये आपकी गैस एजेंसी जो आपको लाइसेंस मिला है, ये ठीक उसी तरह से टेंडरिंग के आधार पर मिला है जैसे हाँ, अमूमन टेंडरिंग के आधार। घरेलू गैस एजेंसी मिलती है लोगों को, या ये ओपन जी, मार्केट जी। है, कोई भी पूंजी लगाए और कर पाए? नहीं नहीं नहीं, कोई भी पूंजी लगाए नहीं कर पाए। एक इसका टेंडर प्रक्रिया होती है, जैसे हम डोमेस्टिक में करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है। डोमेस्टिक में एक लिमिट होता है कि आप इतने ही कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन कॉमर्शियल में कोई लिमिट नहीं होता है। जी। इसमें आप जितना कनेक्शन करो, जितना माल सप्लाई करो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी एक डोमेस्टिक एरिया में स्पेसिफिक तो होता होगा ना, आप कहीं भी ब्रांच अपनी नहीं खोल सकते ना? नहीं नहीं, कमर्शियल में एक्चुअल में हमारे पास 200 किलोमीटर तक माल सप्लाई करने का अथॉरिटी होता है। हम आप अपना माल कहीं भी 200 किलोमीटर की एरिया में कहीं भी बेच सकते हैं विदाउट स्टॉक। तो 200 किलोमीटर की एरिया में अगर आपको अपना माल बेचना हो तो क्या इसके लिए आपको और एसोसिएट्स लगेंगे और ब्रांच खुलेंगी आपकी, या फिर आप किसी को भी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, यहाँ आप देखो? अब दिए हैं, जैसे सिकोहाबाद में चल रहा है, फिरोजाबाद, टूंडला चल रहा है, अभी एटा में हम लोग देने वाले हैं, और इधर फतेहाबाद भी आगरा देने वाले हैं, और सदर में आगरा में, क्योंकि हमसे पहले भी कई एजेंसियां हैं वहाँ पे, 3 और आगरा में जो कमर्शियल तो अपने एजेंसियां हैं। एसोसिएट से आप जिसको अपने साथ रखते हैं, आप उनसे कितना फीस के तौर पे कितना रकम उनसे जमा करवाते हैं? विशेष नहीं है, बस एक ऐसा होता है कि मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए तो हम सबमिट करवा लेते हैं, क्योंकि खाली सिलेंडर की कॉस्ट लगभग 2,000 रुपए होती है। क्योंकि जब हम आपके साथ व्यापार करते हैं तो एक सिलेंडर की ही कॉस्ट 2,000 रुपए होती है, तो इसलिए वो सब्सिडी के तौर पे जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे, सॉरी, कि अगर आप कल को काम ना करो, कुछ ना करो, तो कम से कम आपका पैसा अगर हमारे पास रहेगा तो सिक्योर रहेगा। और मिनिमम हमारा 100 सिलेंडर, अगर हम एक भी किसी को फ्रेंचाइजी अलॉट करते हैं, देते हैं उसको काम करने के लिए, तो मिनिमम 100 सिलेंडर का टर्नओवर हमें करना पड़ता है। तो 100 सिलेंडर के टर्नओवर में 1,70,000 का लगभग 2 लाख के नियर अबाउट हमारा जो है माल फंस जाता है खाली सिलेंडर। तो वो 2 लाख रुपए आप सुरक्षित रख लेते हैं रकम को? हाँ, 1 लाख रुपए मैं पहले सबमिट कराता हूँ 50 सिलेंडर तक। अगर आप 50 सिलेंडर और आपका मार्केट में मारा जाता है तो फिर आपसे को 1 लाख रुपए का और चेक फर्म के नाम जमा करना। तो वो आदमी से आप टारगेट देते हैं कि कितना सेल करना है, या फिर जितना वो हो सकता है उतना प्रयास करता है? नहीं नहीं, टारगेट लेते हैं, टारगेट पे ही होता है सब कुछ। तो कितना लगभग वो आपका फ्रेंचाइजी पैसा कमा लेता होगा महीने का? अब वो तो उसका शुरुआत में तो नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर काम करे बंदा तो ईमानदारी से 30 से 50,000 रुपए महीने कमा सकता है, अगर वो ईमानदारी से मेहनत से काम करे तो आप यदि बंधु अगर वो जी, आप तो पूरे समाज के बंधु हो, अकेले गडरिया समाज के नहीं हो, तो लेकिन फिर भी आपकी सांसों में गडरिया समाज बसता है। तो आपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाते समय क्या गडरिया समाज के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ करके आपने बिजनेस किया, या फिर अन्य समाज के बिल्कुल साथ? बिल्कुल बिल्कुल अपने समाज के लोगों के साथ किया है, लेकिन एक कमी है अपने समाज में, क्योंकि हम लोग कम समय में कुछ करने की बजाय चमत्कार में विश्वास करते हैं। और व्यापार हुआ, राजनीति हुई, समाज सेवा हुई, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको तुरंत कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है। जब आपके पास धैर्य और पैशन होगा तो आप सफल होगे। हमने बराबर निरंतर अपने लोगों को साथ दिया है और दे रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी ये मिस्टेक है, उनको हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो सपोर्ट चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 1-2 और प्रोजेक्ट हैं, भविष्य में वो भी लाएंगे। माफ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ और आपके जीवन में और करीब जाना चाहता हूँ। आपकी आधी आबादी की हस्ताक्षर आपकी पत्नी का नाम नहीं आया चौकीदार नामा में, तो ये नाइंसाफी उनके साथ होगी। आपने विवाह कब किया और कितने बच्चों के आप पिता हैं? आपकी पत्नी का क्या नाम है और बच्चों का क्या नाम है? अभी तक तो विवाह ही नहीं किया है। आप अविवाहित हो, हमारे समाज के एलिजिबल बैचलर हो? जी हाँ, चलो अभी ठीक है, किया नहीं, और शायद अभी विचार भी नहीं। विचार भी नहीं है अभी? जी। तो कितनी उम्र हो गई? 90, 10, 100 और 20-30 साल तो आपका हो गया है, एक्सपायरी डेट की दवाई बन जाएंगे आप। कोई बात नहीं सर, जिन लोगों ने शादी कर लिया है
कोई खास नहीं किया है, तो अगर हम शादी नहीं भी करेंगे तो कोई खास बात नहीं होगी। मतलब आप ये नहीं मानते हैं कि शादी जब आप करेंगे और जब आप फसल पैदा करेंगे तो वो एक बूढ़े की फसल होगी और बतास पकड़ेगा, तो वो उससे पहले कि जो 30 की उम्र में शादी हो और अच्छी फसल पैदा हो, उर्वरा खेती हो, तो ज़्यादा बेहतर हो। सर आपको एक बात की जानकारी दे दूं, बेसिक हमारे समाज के पिछड़ेपन का अगर कोई कारण है तो वो यही कारण है कि हमारे समाज में सबसे पहले जो है हमारे बच्चों की शादी ही हो जाती है। आप हमारे विज्ञान को तो बच्चों नहीं झुटला सकते ना साहब। सबसे नहीं सर, पहले शादी का विज्ञान मतलब तो ये होता है सर, कि भाई 21 साल तो सरकार ने ही कहा है, 21 से 30, यानी आपको हम्म, करीब 9 साल मिल रहा है। इस बीच में आप हम्म, जब भी चाहें विवाह कर लें। अब आप 30 के बाद विवाह करते हैं तो ये जी जी फसल जो है, भारत नौजवान नहीं रह जाएगा। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे डिजिटल इंडिया पर या फिर आप किसी भी शोध संस्थान में आप देख रहे होंगे, लोग इस पर कह रहे हैं कि भारत जो है नौजवानों का देश है। तो उसका कहीं ना जी कहीं ये 21 सर, से 30 के बीच की शादी की वजह से ही भारत नौजवानों का देश है। इसे सर, आप झुठला तो सर, नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को झुठला रहा हूँ, लेकिन जो चीज हम कह रहे हैं आप उसको भी समझिए कि जितने भी फॉरवर्ड वर्क कम्युनिटी के लोग हैं वो आप देखिए, अमूमन उनकी जो शादियां होती हैं 27 से 35 की पीरियड है उनका। जितने IAS IPS जितने भी आप डेवलप कम्युनिटीज को देखेंगे उनमें आप एक विशेष चीज ये देखेंगे कि उनकी पूरी शिक्षा होने के बाद, और जब हम पूरी शिक्षा कंप्लीट करते हैं तो हम 25 क्रॉस कर जाते हैं, और मैच्योरिटी की उम्र भी हमारी जो है वो 25 साल ही है। हम जब मैच्योर होते हैं तब हमारी उम्र 25 साल होती है। 25 साल होती है तो भी आपके अनुसार 30 साल तक विवाह अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा, नौजवान भारत नौजवान बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस उम्र में आएंगे तो आपको अच्छे अनुभव होंगे और सफल होकर के आएंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। देखिए आप आज जितना IAS है उस उम्र यही होती है और पूरे देश को चला रहे हैं आज IAS। तो चलो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि 35 साल जाने ना दीजिए, इसके अंदर में आप विवाह कर लीजिए और परिवार बसा लीजिए। इस पे तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो हो सकता है देश के प्रति या समाज के प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वैसा प्रश्न है, इस पे हम अभी आपसे कुछ नहीं कहना है, ये तो वक्त तय करेगा क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इस समाज और इस देश के लिए काम है। तो माननीय देश बंधु जी, और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो गडरिया समाज की चिंतन योग्य हैं जो आपके ध्यान में आती हों? देखिए सर, अभी आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में हमारी कम्युनिटी को छोड़ के सारे समाज ने और देश ने बहुत तेजी के साथ डेवलप किया। ऐसा नहीं हमारे समाज ने नहीं किया है, लेकिन हमारा समाज अगर आप पीछे से ला करके आज तक तुलनात्मक स्थिति में बात करेंगे तो अन्य समाजों से हमारी स्थिति तब बेहतर थी। लेकिन आज अगर हम गिनती करेंगे तो अन्य समाजों से आज हमारी स्थिति बहुत खराब है। जहाँ पे हमारा स्टैंड होना चाहिए, जहाँ पे हम खड़े होने चाहिए, आज हम वहीं हैं। उसके पीछे बेसिक कारण बहुत सारे रहे हो, चाहे वो शिक्षा का प्रमुख कारण रहा हो या जागरूकता की कमी रही हो, कुछ भी रहा हो, या हमारे जो एक विकास, जैसे कहते हैं कि विकास की चाबी जो है वो राजनीति होती है, तो जो वो चाबी जो थी, जो राजनीतिक चाबी थी, उन्होंने सिर्फ अपने घरों के ताले तो खोल लिए, लेकिन समाज के घरों के ताले खोलने में वो लोग जागरूक नहीं, आगे अग्रणी नहीं रहे, नाकाम रहे। उन्होंने समाज खुद को बनाया लेकिन समाज को बनाने का उन्होंने मतलब बोझ नहीं उठाया। हम दुहाई देते हैं आज कि बहुजन समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह को, यादव समाज को, आज हम उनकी बुराई करते हैं, आज हम ब्राह्मण समाज की बुराई करते हैं, लेकिन हमारे समाज ने कभी भी उनसे सीखने का प्रयास नहीं किया, हमारे नेताओं ने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। और अंततः जब भी राजनीतिक बात आती है या सामाजिक बात आती है तो ये कहते हैं कि समाज ने साथ नहीं दिया। इस समाज ने हर उस
व्यक्ति का साथ दिया, चाहे वो सामाजिक रूप में खड़ा हो या राजनीतिक रूप में खड़ा हो, लेकिन बदले में उन लोगों ने जो सामाजिक है या राजनीतिक है, उन लोगों ने समाज को पलट के कितना दिया, ये मायने रखता है। आज हम किसी माननीय की देश बंधु जी, जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले समाज नीति या फिर राजनीति, या पहले राजनीति वापस समाज नीति? देखिए, राजनीति और समाज नीति ये दोनों ही बिंदु जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन है रात है, जी इस तरह से समाज नीति से राजनीति है और राजनीति से भी समाज नीति जी। है। आप शुरुआत कहीं से भी करें, चाहे आप समाज से राजनीति की शुरुआत करें या आप कहाँ राजनीति से से शुरुआत समाज कर की रहे हैं? शुरुआत। हमें तो लग रहा है कि आप समाज नीति से शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की तरफ। देखिए सर, हम समाज नीति से शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की, लेकिन हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन है। लोग राजनीति में बड़े बड़े भाषण देते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, राजनीति को करने के लिए पहले राजनीति को समझना होगा। और जहाँ तक हमारा अभी बहुत ही छोटी उम्र है, लेकिन 10 साल का सामाजिक अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि राजनीति करने के लिए अगर आपकी नीति अच्छी है तो राज तो आप स्वयं करने लगोगे। अब बस उस नीति को बनाने की जरूरत। समाज का कोई नेता आपको कभी प्रभावित कर पाया आपके जीवन को? देखिए, एक जैसे होता है ना कि मैं क्या उस यूथ एज में, सभी आप भी उस दौर से गुजरे होंगे, आपके जीवन में भी कई ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जब एक उम्र में ऐसा लगता है कि हाँ, ये नेता जो है या ये समाज का व्यक्ति समाज को जरूर आगे ले जाएगा, ऐसा एक विश्वास होता है और हम नहीं, सारा हुजूम उसके पीछे चलता है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें लगता है कि ये इंसान चलेगा, आगे जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन अंततः वो घूम करके जो हमारी उम्मीदें होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं या जो हमारे ख्वाब होते हैं, उनको जाकर के कहीं ना कहीं किसी को सुपुर्द कर देता है जाकर। और जब वो सुपुर्द करता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे समाज की आशाओं के, उनके ख्वाबों को, उनके सपनों को जाकर के किसी के चरणों में डाल देता है जाकर के। ये होता रहा। ऐसा नहीं कि हम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन प्रभावित के साथ साथ हम नहीं, हमारे जैसे लाखों युवाओं मतलब आप प्रभावित तो हुए, लेकिन आपने धोखा अनुभव किया क्या? जी, सभी से जिन चेहरों से आप प्रभावित रहे उन्हीं से आपने धोखा पाया, ऐसा आपको नजर आ रहा है? जी। तो क्या नाम लेना चाहेंगे उन चेहरों का? सर इस मंच आप जानते हैं कि नहीं चौकीदारनामा ना लिखा जाता है ना पढ़ा जाता है, ये जितना कुछ निकलता है अनकट जाता है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना है क्योंकि वो सभी समाज के महानुभाव हैं और मेरे कहने से क्या, पहले भी पूर्व में लिखता रहा हूँ, काफी कुछ लोगों को अवेयर किया है। आज सबके सामने, उनकी समाज के सामने, सबकी सच्चाई सबके सामने, सारा समाज जानता है ऐसे लोगों को। और उन लोगों का नाम लेकर के आज जब वो उनका अस्तित्व नहीं रहा है, मिट गए हैं या बुझ रहे हैं, लौ की उनकी आग जो बुझ गई है, तो ऐसे में उनका नाम लेकर के हम चौकीदारनामा का या इस मंच को या उनकी निष्ठा का हनन नहीं करना चाहते। आप अब समाज से लगता है राजनेता बन गए हैं और आपका सवाल भी उसी तरह, आपका जवाब भी उसी तरह आया। अब मैं बढ़ना चाहता हूं राजनीति की तरफ कि राजनीतिक कोई चेहरा आपको प्रभावित किया और आप क्यों प्रभावित हुए, वो चेहरा कौन सा है और उसका क्या काम आपको अच्छा लगता है? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चेहरा प्रभावित किया, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो राजनीति के बारे में और राजनीति करने वाले लोगों के बारे में इतिहास से लेकर के और आने वाले नेताओं के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तो ऐसे अगर आप बात करेंगे, आज भारत देश में कई तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक सनातन धर्म हिंदुत्व की विचारधारा है, एक अम्बेडकरवाद की जय भीम की विचारधारा है, एक जय जवान जय किसान की विचारधारा है, फूलेबाज की विचारधारा है, पेरियार जी की विचारधारा है। ऐसी तमाम तरह की देश में स्वतंत्रता की विचारधारा है, एक राष्ट्रभक्त की विचार, ऐसी तमाम तरीके की विचारधाराएं चल रही हैं। और हर एक पीरियड में, एक दशक में एक कोई ना कोई एक विचारधारा जन्म लेती है। उस विचारधारा में
बहाव होता है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, आप किस जाते हैं। विचारधारा से प्रभावित हैं और किस चेहरे से आप प्रभावित हैं जो राजनीतिक रूप से आपको मजबूत करता हो? उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अब हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये, हमारे कम्युनिटी में अभी जो विचारधाराएं चल रही हैं, हमारे पास समय भी सीमित है सर, हमारे पास समय भी सीमित है। बस सर, तो कुछ शब्दों में बात खत्म करूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने अभी तक जो पढ़ा या जिसने अपनी कम्युनिटी के लिए या जो ज्यादा उन्होंने किया, चाहे वो काशीराम जी हो मनवर या मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने अपने लोगों को बढ़ाने का जो काम किया है, इन लोगों ने जो अपने लोगों को जिस मुकाम पे लाने का काम किया है, इसलिए हम इन लोगों की उस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, उनको मानते हैं। और जैसा कि मुलायम सिंह ने, आज देखिए आप हर जगह उनका वर्ग टिका है, चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक, आज वो हर जगह स्थापित हैं। और किसी भी राजनीति में तभी आप सफल हो सकते हैं जब आप अपने भाइयों को बराबर अपने पीछे लेकर के उनको जिस लायक वो जहाँ है उनको स्थापित करेंगे, तभी आप मजबूत होंगे। तो आप ही समाज को बताएं कि कौन सा राजनीतिक दल समाज के लिए उपयुक्त होगा और कौन सा राजनीतिक चेहरा समाज के लिए भरोसेमंद होगा, जिसके कहने पर, जिसके एक हुंकार पर समाज लामबंद हो। देखिए सर, अभी की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अभी हमारे समाज में कई राजनीतिक दल भी काम कर रहे हैं, कई सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, किसी जाति विशेष का सामाजिक संगठन चला करके आप राजनीति नहीं कर सकते, और किसी जातिगत पार्टी या समाज को जोड़ के आप राजनीति भी नहीं कर सकते हो। है इस समय 2-3 पार्टियां हैं जो अच्छा कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं, और समाज में कुछ संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जो संगठन समाज के कार्य कर रहे हैं वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, और जैसा कि पूर्व में होता चला आया, ऐसा ही अंदेशा मुझे है कि फिर एक बार हमारे साथ, क्योंकि आगामी 2022 का चुनाव सड़ते हैं हमारे, तो जो हमारे साथ पूर्व में होता आया हमारे समाज के साथ, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। तो समाज के लोगों से मेरी एक अपील है ये कि आप सोचे विचारे और खुद एनालिसिस करें कि कौन सा राजनीतिक दल जो आपको नतीजे दे रहा है, क्योंकि हमने कितनी मेहनत की, हम कितने काबिल हैं, ये हमारे नतीजे बताते हैं, ना कि हम नहीं बताएंगे। ये पार्टियों के नतीजे बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उनके कितने कैंडिडेट लड़े, कितने जीते, कितने मंत्री बने, कितने विधायक बने। तो आप समाज हमारा आज इतना तो जागरूक है, आज पढ़ा लिखा है, और हम लोगों ने कई मुद्दों पे एक साथ राय होकर के काम किया। तो मेरा समाज के लोगों से और खासकर युवाओं से ये विशेष कहना है कि आप इस्तेमाल ना हो, समय का इंतजार करें, सोचें समझें, और उसके बाद किसी के पीछे लग्गू मत बनिए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप चौकीदार नामा में विवेक पाल जी को सुन रहे हैं, विवेक पाल जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और इंतजार करिए कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन सा सामाजिक संगठन जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, आपके सुख दुख में भागीदार है, और जो आपको 24 घंटे यह महसूस करा पाए कि वो आपके साथ हैं। आप उनको सपोर्ट करिए और आने वाले आगामी चुनाव में उनको ही वोट करें। तो आप कोई नतीजा तो नहीं दे रहे हैं ना? सर, नतीजा नहीं, अभी टाइम है ना, लोग इतने जागरूक हैं और वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि कौन सा दल अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं। किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ नतीजों में विश्वास करते हैं। अगर मुकेश देशबंधु भी कोई काम करे ना, तो आप तभी मुकेश देशबंधु पे विश्वास करें जब हम कोई नतीजे दे दें आपको। माननीय देशबंधु जी, इन सब के अलावा ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। समाज तो सारा कुछ निर्णय देख रहा है, वो चाहे समाज नीति हो या राजनीति हो, हर जगह वो अपना निर्णय लेकर के निर्णय वक्त पर सुनाएगा ही। लेकिन इस जाने से पहले आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि कितने सामाजिक संगठनों के साथ आपने काम करने का अनुभव प्राप्त किया है, और कौन कौन सा सामाजिक संगठन आप खुद चला रहे हैं? जैसा कि मेरे कुछ कानों में आया है कि 1-2 संगठन आप भी चला रहे हैं। देखिए, हमारी शुरुआत राजनीतिक रूप में सामाजिक तौर पे भारतीय युवा संघ के नाम से शुरुआत हुई थी, उसको मैंने चलाया। उसके बाद फिर दिल्ली आ गए थे, फिर लोक माता अहिल्याबाई होलकर में काम किया, उसमें बराबर प्रेम नारायण जी के साथ रोशनी पाल हत्याकांड जो हुआ था
बलिया वाला, उसको हमने प्रमुखता से उठाया और उसमें बड़ी कार्रवाई हुई। माननीय एसपी सिंह बघेल उस समय ओबीसी के अध्यक्ष थे और बलिया तक जाकर धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें एक उचित कार्रवाई हुई। निरंतर हम लोग और भी कई मूवमेंट, धनगर मूवमेंट के साथ जुड़े, उसके बाद और भी जो सामाजिक मुद्दे निरंतर होते रहे उनमें साथ काम करते रहे। और इन सब चीजों पे करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी समाज की राजनीतिक पार्टियां, हमारे समाज के सामाजिक संगठन है, वो तो है, लेकिन हम एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके पीछे का बेसिक कारण ये था कि हम सभी समाज के लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे। उस सभी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए 1 साल पूरा मंथन करने के बाद हिंदुस्तान आजाद मंच हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा सुझाया गया। ये एक हिंदुस्तान आजाद मंच नाम निकल के आया, जिसके लिए कहने को मैं सिर्फ कहने भर का मात्र उसका संस्थापक हूँ। इस हिंदुस्तान आजाद मंच का हिंदुस्तान का हर नागरिक इसका अध्यक्ष है, संस्थापक है। मुकेश तो सिर्फ एक निर्मित मात्र है, मुझे कोई भी नाम फेम कुछ नहीं चाहिए। मुकेश एक थॉट है, एक विचार है, जिसको मुकेश जी इस संगठन के बैनर तले क्या क्या काम होगा? सर, इस संगठन के तले सबसे पहले, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास है, चंद्रगुप्त से लेकर के होलकर पेशवा के सेनापति रहे, पेशवा के सेनापति रहे मल्हार राव होलकर, फिर उन्होंने अपनी तलवार की दम पे होलकर वंश की स्थापना करके 200 साल तक शासन करने के बाद अहिल्याबाई जी ने 200 साल तक शासन होलकर वंश में किया और बिना अंग्रेजों के गुलाम हुआ पहला ऐसा राज्य साम्राज्य था, या पहला ऐसा कोई राज्य था जो कि मतलब गुलाम नहीं हुआ अंग्रेजों का। उनकी भावनाओं को और उनके आदर्शों को लेकर के हम चल रहे हैं और इस हिंदुस्तान में और अपने समाज में जो लोग खंड खंड में विभाजित हैं, खंड खंड में जो लोग अलग अलग हैं, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण करके, और आने वाले, हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको 22 में 27 में, लेकिन ये विश्वास दिलाता है कि हिंदुस्तान आजाद मंच आने वाले 20 से 30 सालों में इस समाज को शासन कराएगा। ये हिंदुस्तान आजाद मंच का पहली प्राथमिकता है। इस मंच के माध्यम से, और ये भी आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आजाद मंच कभी भी राजनीति नहीं करेगा, लेकिन आपको राजनीति कैसे करनी है वो राजनीति सिखाएगा, आपको यहाँ पर नेता बना करके रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे आज आरएसएस जो है देश को चला रहा है, उसी तरह आने वाले 50 से 70 सालों के अंदर हिंदुस्तान आजाद मंच इस देश को चलाएगा और ये चंद्रगुप्त के वंशज और अहिल्याबाई होलकर के वंशज इस देश को चलाएंगे, ऐसी हमें विश्वास में पूरी कामना। शानदार शानदार मुकेश देशबंधु जी, आपने इसको आरएसएस की तर्ज पे बनाया है, हिंदुस्तान आज़ाद मंच। इसी तरह से आपका ये मंच खिलता रहे। आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके इस सामाजिक संगठन के लिए कि आप पूरे देश में लोगों को जोड़ें और समाज का भला करें। तो श्रोताओं, ये थे मुकेश देशबंधु जी, जो बिना व्यापार नहीं उद्धार का संकल्पना लेकर के समाज के बीच हैं और शानदार काम कर रहे हैं। चौकीदारनामा आप तक आएगा और आए तो इसको कृपया आप लोग अपनों के बीच शेयर करें और मुकेश देशबंधु जैसे लोगों के विचारों को आत्मसात करके अगर कोई भी एक युवा अपने जीवन में कुछ नया कर पाएगा तो ये चौकीदारनामा की जो संकल्पना है वो पूरी होगी। तो जाते जाते मुकेश जी आपको कहते हैं जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।